आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो ब्लूम का वर्गीकरण है, शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित है ये ब्लूम का वर्गीकरण। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो ब्लूम जो है ये एक महान मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों पे अपना वर्गीकरण दिया है। इनका मत है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो विशिष्ट उद्देश्य है, वो कई उद्देश्यों से होकर गुजरता है या कई ज्ञान क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तो आपको पता है जो शिक्षा का उद्देश्य है वो मूल रूप से दो होता है। एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसके लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक ज़रूरतें हैं, तो इसके लिए भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं या हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन आज के समय में ये जो हमारी बेसिक ज़रूरत है यानी जो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है वो आज पेरेंट्स के थ्रू ही पूरी हो जा रही है। तो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपको किन किन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, इसी के बारे में ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया है। तो जो ये बताए हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है शिक्षा का, वो होता है आत्मसम्मान और आत्मसात। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं वो तो अब पूरी हो जा रही हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं या आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके आत्मसम्मान के लिए है, आपके आत्मसात के लिए है कि जिसे पाकर आप खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं और अपना सम्मान, समाज में आपको सम्मान मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं। तो अगर आप आईएएस बन जाते हैं या टीचर बन जाते हैं या प्रोफेसर बन जाते हैं तो वो आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और आपके उद्देश्यों को पूर्ण करने में जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारिता है वो है आपके टीचर, शिक्षक। शिक्षक को एक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पूरा पता होना चाहिए और इन्हीं सब पे ब्लूम्स ने अपना वर्गीकरण दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ब्लूम्स वर्गीकरण में। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया। तो ब्लूम जो हैं ये एक महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य को बनाया जिसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है और ये 1956 में ईस्वी में बनाया गया था। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्लूम हैं। यह शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है। तो ये बात हमने आपको बताया है कि शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो जो शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है वो आज सब लोग पूरे कर ले रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है शुरू से लेकर, जैसे प्राइमरी लेवल से ही आपको हायर लेवल तक इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि तब तक शिक्षा के उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि निचले स्तर का आपको ज्ञान न हो जाए। इसलिए ब्लूम ने 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है। इन्हें 3H भी कहा जाता है। तो ब्लूम्स कहते हैं कि आप शिक्षा के उच्च स्तर का जो उद्देश्य है उसको तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि आप जो उससे नीचे की चीज़ें हैं उसको नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको क्रम से चीज़ों को समझना है, जानना है, उसके बाद आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इसके बारे में शिक्षक को पूरी जानकारी होनी चाहिए और शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में इन्होंने 3H का महत्व बताया है। तो 3H क्या है? तो पहले H का मतलब है हेड, दूसरे H का मतलब है हार्ट और तीसरे H का मतलब है हैंड। H से मतलब है ज्ञानात्मक क्षेत्र। H हेड जो है वो ज्ञानात्मक मस्तिष्क से संबंधित होता है, हार्ट जो है वो भावनात्मक हृदय से संबंधित होता है और हैंड क्रियात्मक या मनोसंचालित होता है। तो ये 3H का इन्होंने फार्मूला दिया था। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने किन क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों को विभाजित किया है। तो 3 तरह से इन्होंने विशिष्ट उद्देश्यों को
विभाजित किया है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बेसिक जानकारी से रिलेटेड होता है, किसी चीज़ को जानना, उसका नाम जानना क्या होता है। भावात्मक क्षेत्र होता है जब आप अंदर से अभिप्रेरित हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, तो वो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र ऐसा होता है जब आप सभी चीज़ों को सीख जाते हैं और खुद से उस चीज़ को करने लगते हैं अच्छे से, मतलब आपको उसमें आप उसको कर सकते हैं अपने आप से, आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इनको भी डिवाइड किया गया है कई स्तरों में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है ये एकदम प्राइमरी लेवल से शुरू होता है। प्राइमरी लेवल से अगर आपको कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में तो सबसे पहले उसके लिए आपको प्राइमरी लेवल से तैयार होना पड़ेगा। और प्राइमरी लेवल के बच्चों को इतना अपने लक्ष्यों का ज्ञान नहीं रहता है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को हमेशा समझाते रहें और मतलब उनको बताते रहें कि पढ़ने का क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, आप क्या बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है उपयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां है मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो ज्ञान है ये क्या होता है कि बस चीज़ों के बारे में आपको नाम मतलब इसमें आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है और आप उसको बता रहे हैं कि ये किताब है, तो वो किताब और कॉपी दोनों को ही किताब बोलेगा। तो एक तरीके से उसको ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। तो ये फर्स्ट लेवल है, ज्ञान है। उसके बाद दूसरा है बोध स्तर। तो बोध स्तर ज्ञान स्तर से थोड़ा ऊपर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को बताया कि ये किताब है, तो बच्चा क्या करेगा, किताब और कॉपी दोनों को ही किताब बोलेगा। लेकिन जब आप उसको बता देंगे कि किताब से पढ़ा जाता है, कॉपी से लिखा जाता है, तो इस तरीके से जब उसको तुलनात्मक रूप से उसके अंदर नॉलेज हो जाता है, तुलनात्मक ज्ञान हो जाता है, तो वो बोध स्तर में आ जाता है। तब वो समझ जाता है कि कौन सी किताब है और कौन से कॉपी है। तीसरा है उपयोग। तो इस स्तर में क्या होता है कि बच्चा इसका उपयोग समझ जाता है। वो किताब को समझ जाता है कि इसमें पढ़ा जाता है और कॉपी को समझ जाता है कि इसमें लिखा जाता है। तो उसके बाद चौथा है विश्लेषण। फिर वो क्या करता है कि विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि जैसे एक को अनेक में कर देना। जैसे एक बुक है तो इसका विश्लेषण जब आप करेंगे तो मान लीजिए ये एक पूरी बुक है और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इन अलग अलग चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। तो अभी बच्चे को पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो उसको एक एक चीज़ों को आप उसके एक एक पार्ट को आप बताएंगे, तो वो हो गया विश्लेषण। और संश्लेषण क्या है? संश्लेषण होता है कि अनेक को एक कर देना। मतलब कोई भी वस्तु है उसके प्रत्येक पार्ट जो अलग हैं उसको एक करके बच्चों को माइंड में सेट करना, वो होता है संश्लेषण। उसके बाद छठवां है मूल्यांकन। तो उसके बाद बच्चा ये चीज़ मूल्यांकन कर लेता है कि हाँ हमें पढ़ना है, तो मतलब बुक से कितना पढ़ें, कॉपी में कितना लिखें, कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें वो मूल्यांकन कर लेता है। तो इस तरीके से जो उसका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है उसमें मतलब ऐसे विकास होता है। अगला जो क्षेत्र है वो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को भी 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है आग्रहण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है आकलन, चौथा है संयोजित करना और पांचवा है निरूपण। तो जैसे बच्चा ज्ञानात्मक क्षेत्र के बाद भावात्मक क्षेत्र में आता है तो वो मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने लगता है। जैसे उसको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि किताब क्यों पढ़ा जाता है और वो उसको अपने जीवन में लाने लगता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने लगता है। उसको पता हो जाता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है। फिर मतलब जो भी चीज़ आप उसको समझाए रहते हैं वो
खुद से उस चीज़ को करने लगता है। तो ये भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें होता है आग्रहण, मतलब रिसीविंग, वो आपकी बातों को ग्रहण करता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है। प्रतिक्रिया, मतलब उस पर प्रतिक्रिया करेगा, उसे करने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी चीज़ों को वो देखकर अंदर से अभिप्रेरित होगा और उसे खुद करना चाहेगा। आकलन, मतलब वो ये समझ लेता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझ लेता है। संयोजित करना, फिर निरूपण, तो ये सारी चीज़ें भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से आपका प्रश्न क्या बनता है कि मतलब दे देगा कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र के जितने भी स्तर आते हैं उसके क्रम को लगाइए। जैसे पहले ज्ञान स्तर, बोध स्तर और उपयोग जो भी है, मतलब उसको आपको क्रम से लगाने के लिए देगा। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत जो भी स्तर हैं उसको क्रम से लगाने के लिए देगा। और उसके बाद जो मनुष्य संचालित ज्ञान क्षेत्र है उसके अंतर्गत जितने भी स्तर हैं उनको भी व्यवस्थित करने के लिए देता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं नेट के पेपर में। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य संचालित ज्ञान क्षेत्र। मनुष्य संचालित ज्ञान क्षेत्र को भी 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रतिरूपता, दूसरा है कार्य साधन या हस्त कौशल, तीसरा है परिशुद्धता, चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति और पांचवा है प्रकृतिकरण। तो जो ये लास्ट स्टेज है ये शिक्षा के उद्देश्य का सबसे हायर लेवल का मतलब ज्ञान क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले है प्रतिरूपता। मतलब क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है, मन से, मस्तिष्क से, अपने बॉडी से एक नियम, एक रूटीन, मतलब खुद को इस तरीके से वो ढाल लेता है। उसके अंदर इतनी अभिप्रेरणा हो जाती है, इतनी उसके अंतर्गत मतलब उत्साह हो जाता है कि वो हर तरीके से एक्टिव हो जाता है। उसके बाद कार्य साधन या हस्त कौशल है, तो वो हर तरीके से सक्रिय हो जाता है और अपने मतलब सभी कौशलों को समझ जाता है, जो भी उसका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए उसे क्या क्या करना है। तीसरा है परिशुद्धता, और वो शुद्धता से उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है और वो समझता है सभी चीज़ को। चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, और वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में भी निपुण हो जाता है। और पांचवा है प्रकृतिकरण, और लास्ट में जो ये है सबसे हायर लेवल का उद्देश्य प्राप्ति। यहाँ आते आते बच्चे का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है, शिक्षा का जो उद्देश्य है। प्रकृतिकरण मतलब वो आत्मसात हो जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लूम का वर्गीकरण था।